मोहसिन दावर साहब जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है उसके चेयरमैन मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। साबिक ट्रस्टी वजीर आला जिन्होंने ओहदे का 2 दफा हलफ लिया और उसके बावजूद फारिग हो गए। शायद ही कोई बंदा हो जिसने 1-2 महीने के अंदर इस तरह 2 दफा हलफ लिया और फिर उनको फारिग कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये एक्सक्यूज दिया आज अदालत के अंदर कि तबीयत नासाज है, मैं इसलिए नहीं आ सकता। और हमजा साहब ने कहा कि मेरी तो कमर में ही दर्द है ना जी, मुझे तो आप सोचे भी ना कि मैं आऊंगा। फिर हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब ब्लड इफेक्टेड और जो रेन से इफेक्टेड एरियाज हैं वहां का उन्होंने दौरा किया, लेकिन वो वहां पे गए पर अदालत नहीं जा सके। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। पीटीआई का एक बड़ा अहम इजलास हुआ है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत और उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। जमानत के ऊपर इस वक्त जो हमारे वजीर आजम हैं, आज उन्होंने अदालत में जाना था लेकिन वो अदालत में नहीं गए और उन्होंने कोई एक्सक्यूज पेश किया, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होना था पंजाब के अंदर, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ हमारे एक एमएनए हैं साबका फाटा के इलाकों से, इंडिपेंडेंट एमएनए मोहसिन दावर साहब, उनके हवाले से भी कुछ खबर है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है कि आज इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी है। कानूनी कार्रवाई किस तरह करनी है कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई रेफरेंस लाने की उन्होंने मंजूरी दी है कि उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो 2 सूबाई असेंबलियां हैं, केपीके की असेंबली और पंजाब असेंबली, उनमें करारदाद मंजूर की जाएगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार मनफी है, एंटी डेमोक्रेटिक है। ये पीटीआई के उनके ऊपर इल्जाम आते हैं। अच्छा, उन्होंने एक चार्ज शीट रखी है, कुछ नुक्ते उठाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो उनके बकौल ये वो काम हैं जो इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, जिनसे जाहिर होता है कि ये तासुब का शिकार हैं और इनका रवैया हमारी तरफ जो है गैर जानिबदाराना नहीं है। अच्छा, अब वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब जो वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले, अब वो मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हैं और वो कौन कौन से फैसले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, वो कहते हैं कि पहली बात यह है कि ईवीएम की मुखालफत की उन्होंने, ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत की उन्होंने, सेनेट इलेक्शंस में ओपन वोटिंग कराने का, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी गया और मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत भी दे दी कि आप ओपन वोटिंग कराएं ताकि पता चल सके कि किसका वोट कहां जा रहा है, ताकि कोई वोट खरीद ना सके। उसमें उन्होंने ओपन वोटिंग कराने से इनकार किया इलेक्शन कमीशन ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं वो और उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। अच्छा, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की पैसों की वीडियो पर कार्रवाई से इनकार, ये वो कहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ शवाहिद के बावजूद नाअहल ना करने का फैसला, सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली, ये भी वो कहते हैं कि इससे भी जाहिर होता है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई थी, सामने पता चल रहा था कि वो वोट खरीद रहे हैं, कौम ने देखा, टीवी स्क्रीन पे चला, तो ना उनका नोटिफिकेशन रोका गया, ना उनको नाअहल किया गया, ना ही उनके बेटे के खिलाफ उस तरह कोई कार्रवाई की गई। अच्छा, दूसरी बात, वो आगे जाके मजीद जो वो पॉइंट्स जो पीटीआई शेयर करती है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई की तरह नून लीग और पीपीपी की जो ममनुआ फंडिंग है उसके ऊपर उस तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई समाअत नहीं हो रही। और उसके साथ साथ केपीके के जो बल्दियाती इलेक्शंस थे उसमें अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके भाई को नाअहल करार दिया गया, वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद को नाअहल किया गया। ये भी वो कहते हैं कि इससे जाहिर होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तासुब रखते हैं हमसे, और उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ दीगर लोगों के हवाले से भी उनको तहफुजात हैं। अच्छा, एक और चीज का वो जिक्र करते हैं कि NA-75 डस्का के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मसला था, लेकिन उन्होंने वो जो 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे सब के ऊपर दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा इससे भी जाहिर होता है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। ज़िमनी इलेक्शंस में पोलिंग एजेंट्स दूसरे हलकों से लाने पर पाबंदी लगाई गई। PP7 में रीकाउंट ना देने का फैसला, अब ये वो फैसला है जो बहुत सारे लोगों को, जिसे आप कहते हैं ना कि वो तंग करता है और लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि PP7 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़े,
45 वोटों के ऊपर गालिबन वो जीत गया नून लीग का बंदा, और उसके ऊपर वो रीकाउंट नहीं करवा रहे कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब वोट हैं, तो आप रीकाउंट करवा लें ताकि चीजें जाहिर हो जाए, पता चल जाए, लेकिन वो रीकाउंट करवाने से इनकारी है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, वक्त होने के बावजूद हल्का बंदियां करने में नाकामी, जिससे कबल अज वक्त इलेक्शंस ना हो सके। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कासिम सूरी के रूलिंग के बाद, तो वहां पे यही लग रहा था कि हम लोग नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, हमारी तो तैयारी नहीं है, कम से कम 7 महीने चाहिए, जिसकी वजह से अब हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। जो पूरा बहरान है यहां पे, अगर उस वक्त इलेक्शंस हो जाते तो मेरे ख्याल में क्या पता चीजें मुख्तलिफ होती। तो इस सारे बहरान के अंदर पीटीआई को भी लोग इल्जाम देते हैं, हुकूमत को भी इल्जाम देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी इल्जाम देते हैं, लेकिन बड़ा जो उसमें हिस्सा है वो इलेक्शन कमीशन का भी है। अच्छा, एक और चीज, जिमनी इलेक्शंस में प्री पोल धांधली पर खामोशी। उन्होंने कहा कि सिंध में जो जिमनी इलेक्शन या दीगर जगहों पे जो जिमनी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे प्री पोल धांधली हुई है, उस पे इलेक्शन कमीशन खामोश है। ये इल्जामात हैं जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तरह की चार्ज शीट है। अच्छा, एमपीए फैसल नियाजी के इस्तीफे की अदम मंजूरी, ये वो कहते हैं पंजाब में सूबाई असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना करना। आपको पता है वो जब हमजा के सारा ये सिलसिला चल रहा था और वो बन गए थे वजीर आला, और उस दौरान दोबारा इंतखाब होना था, और पीटीआई बार बार कहती रही कि आप 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। ऑल्दो के वाजे लिखा हुआ है आइन के अंदर, उसके बावजूद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, फिर अदालत को फैसला देना पड़ा। तो ये भी वो इल्जाम लगाते हैं कि इससे बिल्कुल वाजे हो जाता है कि वो नून लीग या हुकूमत की तरफ हैं, और पीटीआई से वो जो उनका रवैया है वो मुनासिब नहीं है, मुतअस्सिब है, बायस है। अच्छा, मुनारिफ अराकीन कौमी असेंबली के रेफरेंसेस को मुस्तरद करना, फवाद चौधरी आजम स्वाति को तौहीन अदालत के नोटिस देना। तो ये बड़ी उनकी एक लंबी फहरिस्त है जो वो बताते हैं कि ये काम किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी वजह से जनाब हमें ये लगता है कि ये हमारे खिलाफ बायस हैं। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि इनके खिलाफ जुडिशल रेफरेंस लाए जाएंगे, रेफरेंस पेश किए जाएंगे, और उसके साथ साथ इनके खिलाफ जो असेंबलियां हैं 2 सूबाई असेंबलियां, उनके अंदर इनके खिलाफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। अच्छा, दूसरी जो आज की एक और जो अहम खबर है, डिप्टी स्पीकर का आपको पता है इंतखाब होना था पंजाब के अंदर, दोस्त मजारी को तो फारग कर दिया गया था, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर वहां पे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वासिक कयूम अब्बासी साहब। वासिक कयूम जो है वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के ऊपर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो वो जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हमने इनके लिए जमीन गर्म कर देनी है, इनको ये कर देना, वो कर देना है, अब इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे असेंबली के अंदर। यहां तक हालत हो गई है पंजाब के अंदर। अच्छा, डिप्टी स्पीकर तो आपके बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, दूसरी जानिब आपके जो वजीर आजम है और साबिक गैर आईनी वजीर आला, इसलिए कि अगर आईनी होते तो अभी तक वो वजीर आला रहते, साबिक ट्रस्टी वजीर आला आप कह सकते हैं, साबिक ट्रस्टी वजीर आला जिन्होंने ओहदे का 2 दफा हलफ लिया और उसके बावजूद फारिग हो गए। मेरे ख्याल में शायद ही कोई बंदा हो जिसने 1-2 महीने के अंदर इस तरह 2 दफा हलफ लिया और फिर उनको फारिग कर दिया। मैं हमजा शहबाज साहब की बात कर रहा हूं। आज उनको अदालत ने तलब किया हुआ था, आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो केस इस वक्त अदालत के अंदर है। और जो लाहौर की खुसूसी अदालत है FIA की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को और हमजा साहब को बुलाया हुआ था, वो आज नहीं गए, और अब उन्होंने सितंबर में उनको बुला लिया फर्द जुर्म आयद करने के लिए, इसलिए कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये एक्सक्यूज दिया आज अदालत के अंदर कि जनाब मेरा जो है ना तबीयत नासाज है, मैं इसलिए नहीं आ सकता। और हमजा साहब ने कहा कि मेरी तो कमर में ही दर्द है ना जी, मुझे तो आप सोचे भी ना कि मैं आऊंगा, मेरी तो कमर में बड़ा ही इशू है, तो वो भी नहीं गए। लेकिन फिर हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब गालिबन कहीं दौरा किया जो उन्होंने कुछ इफेक्टेड एरियाज का, फ्लड इफेक्टेड और जो रेन से इफेक्टेड एरियाज हैं वहां का उन्होंने दौरा किया। ऑल्दो के बलोचिस्तान का दौरा उन्होंने मनसूख कर दिया, लेकिन वो वहां पे गेल पर अदालत नहीं जा सके। और आपको पता है कि ये दोनों बाप बेटा जो हैं इस वक्त जमानतों पे हैं, दोनों की अबूरी जमानत जो है वो गालिबन जून में जो है ना इनकी में तोसी कर दी गई थी, जून के अंदर इनकी जमानतों में। तो इस जमानत के ऊपर जो हमारे वजीर आजम है, आज उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो अदालत नहीं जा सके, लेकिन वो कहीं और जरूर गए। और उसके साथ साथ अब अदालत ने इनको सितंबर के महीने में तलब कर लिया है और 7 सितंबर तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये जनाब इनकी
केसेस के हवाले से डिटेल्स हैं, आप देखते हैं कि इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। आपको याद होगा कि जो ही इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो FIA का प्रोसिक्यूटर चेंज हो गया था, नए प्रोसिक्यूटर ने आके कहा था कि हम इस केस को मजीद परसू नहीं करना चाहते। फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक हुक्म दिया था कि ये क्यों नहीं करना चाह रहे, इसमें जो अफसरान की इससे रिलेटेड पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं उस हवाले से भी उन्होंने कोई हुक्म दिया था जिसकी इनको मतलब जिसके ऊपर इनको काफी गिला वगैरह था। एनीवे, अब आज वो अदालत में पेश नहीं हुए। अब देखते हैं कि 7 सितंबर को उनकी तबीयत ठीक होती है या नहीं होती, वो पेश होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब मोहसिन दावड़ साहब आपको पता है कि MNA हैं, साबका फाटा के इलाकों से इंडिपेंडेंट MNA हैं, बाकी PTM के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी आपको पता है, दीगर जमातों के साथ जो इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसके भी वो हिस्सा हैं। माजी में उनके ऊपर बहुत सारे इदारों की जानिब से आगे पीछे से बहुत सारे उनके हवाले से जिसे आप कह सकते हैं इतराजात सामने आते रहे। एनीवे, अब मोहसिन दावड़ साहब जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है उसके चेयरमैन मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। तो माजी में कुछ लोग जो है खामखा उनके खिलाफ इस तरह की बातें करते थे कि ये अफगान हुकाम के साथ मिल रहे हैं, यहाँ से ये हो गया तो वो हो गया, उन्होंने ये बात कर दी वो बात कर दी। मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इस किस्म की जिक्र करते रहते थे। लेकिन अब इस हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं, इस वक्त वो हुकूमत में है और इस वक्त वो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स उसके वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ऑब्वियसली अब जो फॉरेन अफेयर्स किस तरह चलाने हैं दीगर ममालिक के साथ उस पर वो नजर भी रखेंगे और हो सकता है गैर मुल्की दौरे भी करें, जो भी हो ऑब्वियसली उनका हक है, इलेक्टेड वो मेंबर हैं और इस हुकूमत का हिस्सा हैं और इस हुकूमत को सब लोगों की सपोर्ट हासिल है, सब इदारों की सपोर्ट हासिल है, इसलिए कि ये एक जेन्युइन आईनी तरीके से आई हुई हुकूमत है। तो एनीवे, मुझे उम्मीद है कि जो लोग माजी में मोहसिन दावड़ साहब के ऊपर जो सबूत पेश किए जाते थे इदारों की जानिब से या भी किसी भी शख्स की जानिब से जो भी इस तरह की बातें करता था वो आके अब मोहसिन दावड़ साहब से माफी मांगेगा और कहेगा कि जनाब हम गलत थे, आप ठीक थे, आपका जो मौकिफ कबायली इलाकों में फौज के हवाले से जो आप बात करते थे, दीगर चीजों के हवाले से जो बात करते थे, हमारे इदारों के हवाले से जो मोहसिन दावड़ साहब बात करते थे, तो यकीनन वो सारी बातें दुरुस्त होंगी तो आज वो हुकूमत में है ना, तो वो सारी बातें दुरुस्त होंगी तो आज मोहसिन दावड़ साहब को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया बिला मुकाबला वो भी। तो ये एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि माशाल्लाह डेमोक्रेसी दिन ब दिन पाकिस्तान में स्ट्रेंथन हो रही है और मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो भी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, बन गए हैं, चीफ बन गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।